हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कानेरी केव्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दीपोर बिल लेक को लेकर के। तो दीपोर बिल लेक हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जो आसाम स्टेट है, आसाम स्टेट में जितने भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनमें से एक है दीपोर बिल लेक। और आसाम स्टेट की एकमात्र रामसर साइट के रूप में भी एग्जिस्ट करता है दीपोर बिल लेक। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा दीपोर बिल लेक को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है। ये जो दीपोर बिल लेक है, अगर इसके समर टाइम में देखें तो इसका एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और विंटर टाइम में इसका जो एरिया है वो रिड्यूस होकर के सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर ही बच जाता है। ओके, तो ये दीपोर बिल लेक की लोकेशन को लेकर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। तो यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक जो है उन्होंने अभी नेजल वैक्सीन बनाई है कोविड की। तो इसी को लेकर के उन्होंने अपने प्राइस डिक्लेयर किए हैं कि अगर आपको ये नेजल वैक्सीन अप्लाई करवानी है तो आप इसको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहाँ पर 800 फ़ी आपको देनी होगी और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में आपको 325 रुपीज़ जो है वो फ़ी देनी होगी। साथ ही साथ में ये जो वैक्सीन है इसका नेम है इन्वोवैक और ये वैक्सीन जो है इसको आप बूस्टर डोज के रूप में भी अप्लाई करवा सकते हो और मेन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके अंडर भी इसको अप्लाई करवा सकते हो। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हो? तो जो कोविन वेबसाइट है हमारी वहाँ पर जाकर के आप इसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ओके, तो नेजल वैक्सीन है इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेजल वैक्सीन है अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस टू रिसीव अप्रूवल फॉर द प्राइमरी 2 डोज शेड्यूल एंड ए हेटेरोलोगस बूस्टर डोज, जिसको ये सारे अप्रूवल मिले हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि कोविड के केसेस जिस तरीके से चाइना में सर्ज देखने को मिल रहे हैं और अभी हमारे इंडिया में इसको लेकर के हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर के एक अगर हम बात करें तो एक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इंडिया जो है वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल कर सकता है अगर कोविड के केसेज जो हैं वो सर्ज देखने को मिले। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक तरीके से 2% जो कोविड के जो टेस्ट हैं उसको अलाउ कर दिया गया है जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट इंडिया में आ रही हैं। साथ ही साथ में 4 कंट्रीज़ से अगर पैसेंजर आ रहे हैं उनको लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। और भी इसके अलावा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो इंडिया ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। बूस्टर डोज भी बहुत सारे लोगों को अप्लाई हो चुकी है। तो ये पॉइंट्स है जो हमें शो करते हैं कि इंडिया जो है वो कोविड को लेकर के काफ़ी अच्छे से तैयार है। देखो यहाँ पर रशिया के 2 टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया की विजिट पर आते हैं और यहाँ पर उड़ीसा में उनकी डेथ देखने को मिली है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है ओके कि आप जो है क्या करो, ये जो भी डेथ हुई है इसको लेकर के सीआईडी जांच जो है इनकी करवाई जाए। तो ये बात बोली गई है। और ये जो पर्सन है पावेल एंटो जिनकी डेथ जो है वहाँ पर उड़ीसा में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक होटल की रूफ टॉप से गिर करके इनकी डेथ हो गई है। और ये व्लादिमीर पुतिन के एक क्रिटिक थे। इसकी वजह से जो भी इनकी डेथ से रिलेटेड और उनके फ्रेंड की जो डेथ देखने को मिली है, इन सभी इशू को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीआईडी की जांच यहाँ पर डिमांड की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने बोल दिया है कि यूपी में जो भी इलेक्शन होने वाले हैं मतलब जो भी लोकल इलेक्शन होने वाले हैं उनको कंडक्ट करवाए जाए ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि देखो ओबीसी रिजर्वेशन को अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना होगा। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है कि पहले एक आयोग बनाया जाए, वो ओबीसी से रिलेटेड जितने भी डाटा है उनको इकट्ठा करे और फिर उन पॉपुलेशन के बेसिस पर कि कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर जो है वो रिजर्वेशन दिया जाए और ओवरऑल रिजर्वेशन SC ST OBC 50% से ज़्यादा ना हो। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे और जो सिविक पोल्स है, मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसका टर्म जो है कंप्लीट हो रहा है, तो इसको अप्लाई करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और इस इतने टाइम में जब ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा, इतने टाइम में जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से गवर्न होगी, तो एक इश्यू क्रिएट होगा। तो विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि कर्नाटका में जो भी मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनके जो विलेजेस हैं उनको लेकर के अभी कुछ टाइम पहले हालांकि जो है जो फॉर्मर यहाँ के CM हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक इसको लेकर के कोई भी इशू जो है वो क्रिएट नहीं होगा। वैसे देखो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट की जो बाउंड्री है उसको लेकर के जो सेंटर है उसके पास में पावर है, तो यहाँ पर स्टेट जो है वो अपने लेवल पर इंटरफेयर ना करे, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर कोविड को लेकर के इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि चाइना में जिस तरीके से केसेज इंक्रीज हो रहे हैं, हो सकता है इंडिया में भी इफेक्ट देखने को मिले। तो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस देखो 90% जो पॉपुलेशन है हमारी ओल्ड एज, उनको हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी है। बूस्टर डोज भी 25% जो पॉपुलेशन है ओल्ड एज में उनको बूस्टर डोज हमने प्रोवाइड कर दी है। और भी वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के इंडिया जो है वो दोबारा से अवेयर है और उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है उन सभी को व्यू किया जा रहा है। तो इसके बेसिस पर इंडिया जो है वो प्रिपेयर्ड है और कोविड के केसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम उनको हैंडल ईजिली कर लेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि एवरी ईयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है वो 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 18 दिसंबर को इसको मनाया जाता है ताकि एक अवेयरनेस जो है वो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर के की जा सके। अब यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने कोविड के पर्सपेक्टिव में माइग्रेंट्स को लेकर के क्या क्या इशू हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया है। देखो 2020 में जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक आया उसके बाद में अगर हम देखें तो बहुत सारे इशू देखने को मिले। इन सारे टाइम में माइग्रेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। साथ ही साथ में जो तालिबान है उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। रशिया यूक्रेन जो है वो वॉर हो गया। साथ ही साथ में सब सहारन रीजन में पॉवर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहा है और इन सभी की वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये मेजर इशू हैं जो माइग्रेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, तो 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली इन 2020। ओके, जिसमें से 2/3 जो है वो लेबर माइग्रेंट्स है, मतलब काम के लिए इधर उधर जाते हैं। टोटल इतने माइग्रेंट्स थे 2020 में, जिसमें से 2/3 जो है वो लेबर माइग्रेंट्स हैं। वाइल देयर वर 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स इन 2019, द फिगर टच्ड 164 मिलियंस इन 2020। तो देखो यहाँ पर जो है वो लेबर माइग्रेंट्स को लेकर के डाटा दिख रखे हैं कि 2019 में इतने थे और 2020 में लेबर माइग्रेंट्स जो है वो इतने हो गई, मतलब 164 कम हो गई संख्या, क्योंकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिले। तो माइग्रेंट्स में अगर हम देखें तो साउथ एशिया का शेयर जो है, मतलब टोटल जितने भी लेबर माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उसमें से साउथ एशिया का पार्टिसिपेशन जो है वो 40% है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंडिया से या साउथ एशिया से जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज जाते हैं। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने फोकस किया है कि इंडियन माइग्रेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके से काम करती है। देखो प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है, जो भी माइग्रेंट्स इंडिया से जाते हैं इसमें ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ में है। और वहाँ पर अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से रेमिटेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा
अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कैप्चर करने वाला इंडिया जो है वो सबसे नंबर 1 कंट्रीज़ में आता है। और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे माइग्रेशन को लेकर के, जो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर के इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अकॉर्डिंग ही हम रेगुलेट करते हैं। मतलब कोविड पेंडेमिक उसके बाद में इशू जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के अगर हम देखें तो लोगों की जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गई। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि देखो, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में वैसे वहाँ पर जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी लेबरर्स हैं, उनको लेकर के पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपग्रेड उसको टाइम टू टाइम किया जाता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो बहुत सारे बेसिक इशूज जो हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं। लोगों को एक ही रूम में इतने अनहेल्दी तरीके से रखा जाता है, उनको लेकर के एक हेल्दी जो सेफ्टी जो है वो उनके लिए यूज़ की जानी चाहिए वो नहीं की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती हैं। तो इसको लेकर के हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करे। साथ ही साथ में यहाँ पर वीमेन वर्कर्स के ऊपर भी बताया गया है कि वीमेन जो है मैक्सिमम वो वर्क करती हैं, नर्सेज, मिडवाइफरी नर्सेज जो होती हैं इसके लिए वो वर्क करने जाती हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाती हैं, फिलीपींस में जाती हैं, और भी अदर कंट्रीज जो हैं वहाँ पर, पपुआ न्यू गिनिया, इन कंट्रीज़ में जाती हैं। तो वहाँ पर जो भी विमेन के वर्कर को लेकर के और जो भी हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो भी हमारे लेबरर्स हैं, इन सभी को लेकर के एक परफेक्ट स्ट्रेटजी हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और स्पेसिफिक कोविड पेंडेमिक के बाद में तो, क्योंकि कोविड पेंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारे जो वर्कर हैं वो गल्फ कंट्रीज से या अदर कंट्रीज से इंडिया में वापस आए, लेकिन यहाँ पर जो है उनको वर्क नहीं देखने को मिला, तो दोबारा से उनका माइग्रेशन हुआ। तो ये सारे बेसिक इश्यूज हैं कोविड पेंडेमिक के बाद में जो है वो इश्यूज और ज़्यादा क्रिएट हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तभी जा कर के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हमारे माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को लेकर के जो अपनी पॉलिसी है उनको और यूज़फुल एंड बेनिफिशियल तरीके से अपग्रेड करेंगे और उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट इसको लेकर के फोकस करे, पार्लियामेंट में इसको लेकर के बिल लेकर के आई, 1983 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स हो और गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में जो सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है अफ्रीका के ऊपर। देखो, इंडिया के पास में G20 ग्रुप की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंटशिप है। इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ प्रेजेंट टाइम में फोकस कर रहा है। और इसके बारे में देखो ये बताया गया है कि अगर इंडिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर फोकस करे तो हम इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में अफ्रीकन यूनियन लीडर्स जो हैं और यूएस के बीच में मीटिंग हुई, इसमें यूएस ने जो है फोकस किया है कि हम क्या करेंगे, एक तो विजिट टाइम टू टाइम की जाएगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, दूसरा क्या होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें अपग्रेडेशन होगा ताकि आपके भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2015 के बाद में यूएस रिप्रेजेंटेटिव का कोई विजिट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं देखने को मिली है। और यूएनएससी, जिसके लिए तो इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये कंट्री इतने दिन से अपने लिए अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना जल्दी जो है वो यहाँ पर अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन G20 की इंडिया के पास में प्रेसिडेंटशिप है, इंडिया जो है वो फोकस कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो 2000 से ही यहाँ पर फोकस कर रहा है और उनका जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चाइना और जो अफ्रीका कोऑपरेशन है, जिसको फोकैक के नाम से, FOCAC के नाम से जानते हैं, अक्टूबर 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसमें चाइना और अफ्रीका दोनों जो मिलकर के अपने जो रिलेशन है, कोऑपरेशन है, अदर अदर पॉइंट्स को लेकर के उनके ऊपर फोकस कर रहा है। तो देखो, हमें भी मतलब इंडिया को, यूएस को, एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए और सभी जगह स्टेबिलिटी लाने के लिए वहाँ की जो बेसिक इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट की वजह से, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिससे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी डिवास्टेशन स्टेज पर है। तो इन सभी को अगर हमें सॉल्व करना है तो कोशिश क्या करनी होगी कि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करें। और अभी G20 ग्रुप के टाइम में हम फोकस कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज के ऊपर। तो इंडिया जो है वो अपनी इस प्रेसिडेंटशिप का अच्छा रोल प्ले करे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के फोकस किया जा सकता है, G20 ग्रुप में एक परमानेंट मेंबर के रूप में इसको शामिल किया जाए और फिर इनके साथ में रिलेशन जो है वो बेहतरीन किए जाएं। वैसे इंडिया अफ्रीका यूनियन का जो मीटिंग है वो 2024 में प्रपोज्ड है, 2015 में लास्ट हुआ था, जिसके बाद में कोई जो रिलेशन है
अफ्रीकन यूनियन को लेकर के जो डिस्कशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो जो सर्वाइकल कैंसर है उसके बारे में बताया गया है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि सर्वाइकल कैंसर को हमें प्रिवेंट करना होगा, और इसलिए 9 to 14 एज की जो गर्ल्स हैं उनको हम क्या देंगे, वैक्सीन देंगे। तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन उन्होंने रिकमेंड किया है कि देखो ह्यूमन पेपिलो वायरस जो है इस वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो है वो अप्लाई करें। ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंडर अभी प्रेजेंट टाइम में 12 डिजीज को टारगेट किया जाता है, फ्री वैक्सीन दी जाती है, और इसी प्रोग्राम के अंडर ही वैक्सीन देते हुए पोलियो और जो मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनस है इसको ख़त्म किया है हमने, कंप्लीटली सक्सेसफुली इसको हमने ख़त्म किया है। तो फिर सर्वाइकल कैंसर को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है इसको लेकर के इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर रख रखे हैं कि अगर देखो इंडिया में सर्वाइकल कैंसर जो है विमेन की जो डेथ होती है उसमें मैक्सिमम कोज के रूप में है सर्वाइकल कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में इंडिया में, ओके। और जितनी भी एनुअली डेथ होती हैं विमेन की कैंसर की वजह से उसमें मैक्सिमम रोल प्ले करता है सर्वाइकल कैंसर। और यहाँ पर बताया गया है कि देखो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तब इसको फोकस किया जा रहा है। अगर टाइम से पहले डिटेक्ट इसको किया जा सके तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और विमेन की जो डेथ है उसको हम बचा सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसको इन डाटा को हमने पहले भी वैसे डिस्कस कर लिया है, और इस रिपोर्ट में एक बात बोली गई है कि जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेज हैं 58%, और जो डेथ हैं ग्लोबली जो डेथ है उसमें से एशिया में, और एशिया में भी जो इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में है 21%, तो टोटल जो केस है उसका 21% इंडिया में, और टोटल जो डेथ है उनका 23% इंडिया में। चाइना में 18% केस और 17% है डेथ। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि 2020 में सर्वाइकल कैंसर के केस देखने को मिले लगभग 6 लाख के लगभग, और इसमें इंसिडेंस रेट है 1 लाख विमेन में 13.3 न्यू केस की। तो इंडिया में इंसिडेंस रेट है 1 लाख विमेन में 18 केसेस की सर्वाइकल कैंसर को लेकर के। तो WHO ने गाइडलाइन दी है कि 2030 तक हमें क्या करना है, 1 लाख विमेन पर 4 केस ही हमें सर्वाइकल कैंसर के देखने को मिले। तो ये कब हो पाएगा, जब 90% जो गर्ल्स हैं उनको हम वैक्सीनेशन दे देंगे। तो इसीलिए 15 एज से पहले की जो गर्ल्स हैं उनको वैक्सीन देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो HPV वैक्सीन है उसके बारे में बताया गया है। ये वैक्सीन जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनको तो हम कवर कर देंगे, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स नहीं है उनको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि कम्युनिटी आउटरीच एंड मोबाइल हेल्थ टीम जो है वो उनको एक तरीके से टारगेट करेंगी, और फिर उन विमेन को लेकर के, गर्ल्स को लेकर के उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। देखो जो इशू है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी रिलेटेड इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो आसाम की जो NRC रिपोर्ट प्रिपेयर करने का जो प्रोसीजर था उसमें कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है कि जितना मनी खर्च होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मनी खर्च हुआ है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मनी खर्च किया गया है, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को लेकर के कोई एक तरीके से जो टेंडर प्रोसीजर है वो नहीं किया गया। डायरेक्टली यहाँ पर विप्रो कंपनी से, फर्म से जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो इसी को लेकर के कैग ने रिपोर्ट बताई है कि असम NRC जो है जो प्रिपेयर की गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देखने को मिली है। अब ये NRC क्या है, देखो 1951 में आसाम इंडिया का पहला स्टेट जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि NRC जो है एक रजिस्टर बनाया जाए उन लोगों को जानकारी हासिल करने के लिए कौन इंडिया में पैदा हुए, कौन जो है वो बाहर से आए, मतलब उस टाइम था ईस्ट पाकिस्तान जो अभी है बांग्लादेश। 2013 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने
फिर से इसको लेकर के डायरेक्शन दी सेंटर और स्टेट को कि जो एनआरसी है उसको 1951 का जो रजिस्टर है उसको अपडेट करो, और इसमें डेट यहाँ पर रखी 25 मार्च 1971, क्योंकि उस टाइम जो है वो बांग्लादेश एक नया कंट्री बना था। तो इस डेट से पहले के जो लोग हैं वो इंडिया में हैं, जो बाद में एंटर हुए हैं वो माइग्रेंट्स हैं। तो इसको लेकर के रिपोर्ट बनाई जाए। 2019 में इसका डाटा आए, एक रजिस्टर पब्लिश किया गया जिसमें लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन में से 19 लाख जो लोग हैं उनको आउट किया गया कि ये इंडिया से नहीं है। तो इसी को लेकर के, इन्हीं सारे प्रोसीजर को लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो अभी केरला जो गवर्नमेंट है वहाँ पर इशू ये देखने को मिला कि वहाँ की जो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको लेकर के, स्टेट ओन जो कॉलेजेस हैं उनको लेकर के कि उनका जो चेयरपर्सन है किसको अपॉइंट करना है, ये सभी पावर जो है वो गवर्नर से गवर्नमेंट जो है अपने पास लेने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर केरला गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया है कि आप इसमें जो भी ऑप्शन है, जो भी इस बिल को लेकर के आप अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दीजिए। यहाँ पर जो मुलापेरियार डैम है उसको लेकर के तमिलनाडु ने इशू कर दिया है कि फ्लडिंग की वार्निंग जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। ओके, तो मुलापेरियार डैम को अगर हम व्यू करें तो केरला और तमिलनाडु दोनों का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है। बहुत ज़्यादा पुराना है ये डैम, केरला एरिया में लोकेटेड है, लेकिन पावर जो है इसको गवर्न करने की तमिलनाडु के पास में है। इसी तरीके के इशू को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट जो है वो डैम सेफ्टी एक्ट लेकर के आई थी, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है कि एक स्टेट में एस्टेब्लिश है डैम और दूसरा स्टेट उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इस तरीके की डैम की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो गवर्नमेंट इसीलिए लेकर के आई थी। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।